हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में केमिकल काइनेटिक्स के फाइनल लेक्चर पे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पैरेलल काइनेटिक्स तक देख लिया था, स्यूडोमोलिकुलर रिएक्शन देख ली थी, कंसंट्रेशन टर्म्स में देख लिया था, मोल्स के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देख ली थी, प्रेशर के टर्म्स में देख ली थी, वॉल्यूम के टर्म्स में देख ली थी और ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में भी हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स को देख लिया था। अब हम लोग क्योंकि पैरेलल काइनेटिक्स ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे आज कंजर्वेटिव काइनेटिक्स की और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट की। ये दो बातें ज़रूरी हैं जो आज करनी है, और आज का मेन डिस्कशन हमारा जो होगा वो रेडियो एक्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस पे ही होगा। कंजर्वेटिव काइनेटिक्स इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अगर एडवांस में कभी क्वेश्चन आया तो फिर इस पर बनेगा, ये एडवांस का ही होगा। मेन्स लेवल की तो बात ये नहीं है, मेन्स लेवल से तो ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो मान के ही चलो। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और हमें पता है कि हमारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, हमें dextercam.in पे मिलेंगे। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बताना कि वेबसाइट में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर कोई फीडबैक तुम देना चाहो तो बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम। वेबसाइट में कोई लग रहा हो कि सर ये इंप्रूव कर लो तो अच्छा रहेगा या वो कर लो, तो तुम बताओ, मैं बिल्कुल वो करने के लिए रेडी हूँ। जितना इम्प्रोवाइज हो सकता है वो करूँगा, जितना मैं कर पाऊँगा, है ना। बाकी हेल्प तो ले ही रहा हूँ उन लोगों की, और काफ़ी बच्चे ही हेल्प कर रहे हैं मेरी, तो ठीक है। तुम लोग भी, एक बंदा हमें पता है कि कम से कम 10 लोगों को तो शेयर कर ही रहा होगा, है ना। चलो भाई, फिर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, सब लोग शेयर तो करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आने चाहिए और वॉच टाइम बढ़ना चाहिए, सब कुछ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी चैनल स्ट्रगलिंग फेज में है। और हम लोग उम्मीद ये रखते हैं कि, मैं तो कम से कम ये उम्मीद रखता हूँ कि मैं सारी केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद हम लोग कभी कहीं जाके किसी एक बेंचमार्क तक पहुँचेंगे, जिससे कि हम लोग आगे और लोगों तक पहुँचने के लिए मेरा इंथू बना रहे यार। मैं चाहता हूँ कि सारी केमिस्ट्री एक बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा, फिर एक बार पूरी हिंदी मीडियम में पढ़ाने का मैंने एक बार मन है मेरा। देखते हैं वो, मैं क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, मैं हिंदी मीडियम भी पढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल इसे रासायनिक गतिकी कह के पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स को, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पहले इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की ऑडियंस थोड़ी सी ज़्यादा है और वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगी मेरे से, है ना। कोई अगर हिंदी मीडियम वाला भी देख रहा हो इसे, तो कमेंट जरूर करना कि सर हमें हिंदी में भी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि कभी इसे हिंदी में भी करूँ, लेकिन अभी इस साल तो हम लोग केवल इसे इंग्लिश में ही कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में कंजर्वेटिव काइनेटिक्स की। तो बात अपनी शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कंजर्वेटिव काइनेटिक्स की। कंजर्वेटिव काइनेटिक्स की जब बात हो रही है तो कंजर्वेटिव काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि रिएक्शन ए से बी गई और बी से सी गई, इसका रेट कांस्टेंट K1 आया और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 आया, और हमें इसके बारे में बताना है कि K1 और K2 के साथ रिलेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, और कैसे कैसे चीज़ें वेरी करेंगी। अब देखना जी, कोर मैथमेटिक्स से काफ़ी डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो हम धीरे धीरे करते हैं, आराम से लिखना। -dA/dt को हम कैसे लिख सकते हैं? -dA/dt विल बी K1A, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सारी, ठीक। dB/dt किसके बराबर है? dB/dt K1 टाइम्स A से बन रहा है और K2 टाइम्स B से कम हो रहा है। और अगर ध्यान से देखोगे तो dC/dt जो है वो K2B के बराबर है। बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो एक से पकड़ के शुरू करते हैं, तो ए को पहले सॉल्व करते हैं, फिर बी को करेंगे, फिर सी को करेंगे। सिंपल है, ज़्यादा मैं तो परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो भाई, तो -dA/dt किसके बराबर आ गया? K1A के बराबर आ गया। तो -dA/A की वैल्यू K1 dt आ गई, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि A = A0 e⁻ -K1t, टाइम ले लेंगे 0 से t और इसे ले लेंगे A0 से A। तो ये रिलेशन हम लोग कई बार ड्राइव कर चुके हैं, तो इसे लिखने की ज़रूरत हमने ज़्यादा डायरेक्टली समझी, डायरेक्टली इसे लिख दिया, ये मानते हुए कि तुम्हें ये बात आती है या नहीं आती, कमेंट करके बताना जरूर मेरे को, है ना, कि ये बात भी सर ने भूल गए। हम तो भूलने के लिए तो कोई नियम कायदे नहीं है, कुछ भी भूलो, हम लोग हम कुछ भी भूल सकते हैं ना, क्या करें, ठीक। अब A की वैल्यू निकल आई, तो dB/dt कैसे निकालेंगे? बस सारा खेल यहीं पे है, dB/dt निकालने में। कैसे?
ये देखना, ये k1 a था और माइनस k2 b था, तो हम इसे ऐसा लिख लें क्या कि dv बाई डी टी प्लस k2b इज इक्वल टू k1 a नॉट की पावर e टू द पावर माइनस k1t। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करेंगे आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ गलती हो जाए तो बता देना मेरे से, मैं मैथमेटिक्स जानता हूँ तुम लोगों से कम। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आराम से इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया कि इसे e टू द पावर k2t से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे कर लिया, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें ये डेराइव करके दिखा रहा हूँ। तुम डायरेक्टली अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली इक्वेशन जानते हो और तुमने 12th में, अगर तुम ड्रॉपर हो और तुमने 12th में अपनी मतलब कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी है, तो तुम सीधे आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर 12th में भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी, उनके लिए मैं डेराइव करके दिखा रहा हूँ कैसे करी जाती है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर k2t dv बाई डी टी प्लस k2b e टू द पावर k2t, ठीक, इज इक्वल्स टू k1 a नॉट e टू द पावर माइनस k1 माइनस k2t हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस k2t हो जाएगा। तो ये सिंपल लिखी जा सकती है। अब जरा इस टर्म को देखो, हम dt से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। dt से मल्टीप्लाई कर देते तो e टू द पावर k2t db प्लस k2b e टू द पावर k2t dt इज इक्वल टू k1 a नॉट e टू द पावर माइनस k1 माइनस k2 t dt। अब इस पूरे नंबर को अगर तुम चाहो तो ये लिख सकते हो d ऑफ b इंटू ई टू द पावर k2t। k1 a नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, इसे हम लिख लेते हैं अलग से e टू द पावर माइनस k1 माइनस k2t dt। देखना जरा, इस नंबर को अगर खोल के देखेंगे तो जरा मैं खोल के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये कैसा हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, u v लगा लो इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो e टू द पावर k2t डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस b टाइम्स e टू द पावर k2t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो k2 e टू द पावर k2t dt आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट है इसके। बात समझ में आ रही है इतनी की नहीं आ रही भाई, सब लोग साथ में हो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसे नीचे ही रखता हूँ कि d टाइम्स b, सॉरी ऐसा लिख लेते हैं, d ऑफ b इंटू ई टू द पावर k2t इज इक्वल टू k1 a नॉट e टू द पावर माइनस k1 माइनस k2t dt। इसे इंटीग्रेट करें यहाँ से तो ये 0 से t हो जाएगा और ये 0 से b हो जाएगा, ठीक, 0 से t और 0 से b हो जाएगा। तो इसे क्या लिख दें, b इंटू ई टू द पावर k2t इज इक्वल टू k1 a नॉट, तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन k1 माइनस k2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस k1 माइनस k2t dt, ठीक, सिंपल है। मैं इंटीग्रेट कर दिया, k1 a नॉट कॉन्स्टेंट था, उसे बाहर ले आया, और ये किसी भी नंबर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 0 से x तक करें, तो ये इसी तरह से b इंटू ई टू द पावर k2t आ गया। अब b की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लें फिर से, तो ये ई टू द पावर k2t से डिवाइड करते हैं राइट साइड में ले जाके, तो क्या लिख देंगे, k1 a नॉट डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2 ई टू द पावर माइनस k2t माइनस ई टू द पावर माइनस k1t, ठीक, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, आराम से लिख सकते हैं इसे। या फिर अगर हम इसे वैसे लिख लें तो b की वैल्यू लिख लेते हैं k1 a नॉट
डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो e टू द पावर माइनस K1t माइनस e टू द पावर माइनस K2t आसानी से आ गया। तो ये B का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब C का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो C क्या था, dC बाई dt किसके बराबर था, K2B के बराबर। तो B की वैल्यू रखेंगे और फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अरे कतई नहीं करेंगे यार, क्यों करेंगे, हमें एक इक्वेशन पता है कि A नॉट की वैल्यू A एट टाइम t प्लस B एट टाइम t प्लस C एट टाइम t के बराबर होगी भाई। किसी भी टाइम पे जो एक मास तो कंजर्व ही रहना है ना, तो ये बराबर होगा। तो C एट टाइम t अगर हमें निकालना हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A नॉट माइनस AT माइनस BT। A नॉट की वैल्यू हमें पता है कि A नॉट है माइनस A नॉट, AT की वैल्यू A नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस K1t है, और BT की वैल्यू है अभी ऊपर निकाली हम लोगों ने K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1 टाइम्स ई टू द पावर माइनस K1t माइनस ई टू द पावर माइनस K2t। तो ये C एट टाइम t आ गया। कितने लोगों ने ये निकाल के रखा था, आज से पहले भी कभी किया, ये कंजर्वेटिव काइनेटिक्स कर रखी पूरा डेरिवेशन बढ़िया से, बताना मेरे को तसल्ली से, जिसने डेरिवेशन किया हो, इतना पढ़ा हो किसी ने तो। अब हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी मैक्स निकालना है और वो टाइम निकालना है जब पे बी मैक्सिमम होगा। हमें बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालना है और वो टाइम बताना है कि किस टाइम पे बी मैक्सिमम होगा। ठीक, तो हम क्या करें कि dv बाई dt को उठा के जीरो कर दें। मैक्सिमम मिनिमम ऐसे ही निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम तो अभी तक पहुंच गए होगे। तो dv बाई dt अगर हम निकाल लें और इसे उठा के ज़ीरो लिख दें तो काम हो जाएगा हम लोगों का। अब dv बाई dt को ज़ीरो रखने के लिए हमें dv बाई dt की निकालना पड़ेगा। b की वैल्यू पता है, उसे हमें t के साथ निकालना पड़ेगा। तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू देखना ज़रा, b की वैल्यू थी K1 A नॉट डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 टाइम्स ई टू द पावर माइनस K1t माइनस ई टू द पावर माइनस K2t। ठीक, इसे बढ़िया फॉर्मेट में भी लाना है। तो जरा देखना, dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, ये कि K1 A नॉट डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 ये कांस्टेंट है, ये माइनस K1 ई टू द पावर माइनस K1t माइनस माइनस प्लस K2 ई टू द पावर माइनस K2t लिख सकते हैं इसे। बताओ भाई, इतना लिख सकते हैं। इसे इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, तो ये नंबर तो ज़ीरो हो ही गया, इसे तो हटा ही देते हैं। तो ये लिख दें क्या कि K1 इन की पावर माइनस K1t इज इक्वल टू K2 ई टू द पावर माइनस K2t। भाई इसे उठा के हमने क्या किया, इसे तो ज़ीरो को भेज दिया और इसे इधर ले गए। ठीक, फिर क्या हुआ, तो K1 अपॉन K2 अलग लिख लें। ठीक, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस K2 माइनस K1t लिख दें। ln ले लेते दोनों तरफ ln ले लें, तो ln K1 अपॉन K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln लिया है तो माइनस ऑफ K2 माइनस K1t आ जाएगी। अरे भाई देखो, आराम समझ में आ रही है, माइनस ऑफ K2 माइनस K1t आ जाएगी। तो t जो आया इसमें, वो t कैसा आ जाएगा, अब t मैक्स आएगा, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो रखा था। तो t मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन K1 माइनस K2 टाइम्स ln K1 बाय K2। तो मैंने तुम्हारे लिए टाइम मैक्सिमम निकाल दिया, है। अब इस टी मैक्स को उठा के वापस से बी में रखोगे तो बी मैक्स आ जाएगा। तो ये होमवर्क है, करना जरूर भाई घर पे, कि बी मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ इसका, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। बी मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए नॉट K2 बाई K1 की पावर K2 टाइम्स K1 माइनस K2। ठीक, ये आएगा आंसर इसका। लेकिन तुम्हें फाइंड आउट करना है, निकाल के रखना है, इसे कैलकुलेट करना जरूर भाई। करोगे तो मज़ा आएगा, फिर सीख जाओगे, हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। नहीं करोगे तो फिर हमेशा के लिए ऐसे ही परेशान रहोगे। ठीक,
इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, आसानी से मेरी बात समझ में आनी चाहिए। पूरा डेरिवेशन मैंने करके दिखाया जिससे हमने कंजर्वेटिव काइनेटिक्स के लिए बी मैक्स और टी मैक्स निकाल लिया। अब बी मैक्स आ गया तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं कि बी कहाँ तक होगा। ठीक, अब इसमें दो केस बन सकते हैं, इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस क्या बन सकता है, पहला केस बन सकता है कि हम मान लें कि K1 इज वेरी वेरी लेस देन K2। तो हम ये मान लेते हैं, लेट अस सपोज K1 इज वेरी वेरी लेस देन K2। देन क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगी, जो A से K1 B बन रहा था और फिर इससे K2 से C बन रहा था, दिस बिकम RDS। ये RDS हो जाएगी, बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कैसी हो जाएगी, RDS हो जाएगी। जैसे ही RDS हुई तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसे थोड़ा सा उठा के शिफ्ट कर लें, इस ग्राफ को भी शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो हमने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ बनाया। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं पता है तो सबको बता दूं कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, टाइम। तो अब ध्यान से देखो तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है। ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है। अब देखो K2 है बड़ा और K1 है छोटा, तो B थोड़ा बन रहा होगा और तुरंत C में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। भाई B से C बनना ज्यादा तेज काम है ना, तो B से C बनना है, यानी कि B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो होगा लेकिन वो कभी A से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक, और C का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है तो बढ़ता जाएगा। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे क्या आ गया था, B मैक्स आ गया था। ये किसके लिए ग्राफ है, ये B का है, ये A का है और ये किसका है, C का है। ठीक, तो ये बी मैक्स आ गया था। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा कि लेट अस सपोज K2 इज लेस देन K1। अगर K2 इज लेस देन K1 हुआ तो B to C जो स्टेप थी अब वो RDS हो जाएगी, A से B वाली RDS तो होगी नहीं। तो क्या होगा, B घट्टा होगा, A डिक्रीज करेगा, B घट्टा होता जाएगा और फिर C में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। तो A का कॉन्सेंट्रेशन डिप कर जाएगा, B का उसे सरपास कर जाएगा। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ फिर से बना लें, कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ अगर हम फिर से प्लॉट कर लें तो क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा। थोड़ा ग्राफ ऐसा बना देता स्लोपी टाइप का। ठीक, ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होगा। ठीक, बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा और इस बार बढ़ के कहाँ चला जाएगा, ए से ऊपर निकल जाएगा और फिर कभी कम नहीं आएगा। और सी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। तो ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो ये ग्राफ भी हम लोग ध्यान रखेंगे, अलग अलग केस में अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसी को बढ़िया से समझ में आई कमेंट करते रहो जिससे पता लगे कि तुम लोग देख रहे हो, है ना। काइनेटिक्स खत्म हो गई है, अगला चैप्टर सॉलिड स्टेट आएगा। सॉलिड स्टेट भी लगभग 3 क्लास में ख़त्म कर दूंगा, 3 क्लास में सॉलिड स्टेट भी हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक पे। ठीक है, उसी शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है, बिल्कुल टाइटन योर बेल्ट्स, और हम लोग जीओसी से शुरू करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। एल्कालाइड से शुरू नहीं करेंगे, जीओसी चलेगी 11th में भी और 12th में भी। ठीक, जीओसी हाइड्रोकार्बन फिर एल्कालाइड पाएंगे, जिससे सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा। जीओसी पढ़ के तुम्हें दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हैंग डाल लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस
समझ आ रहा है या नहीं आ रहा यार, कमेंट करके बताओ। बहुत कम लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में एक बार और बात की थी और बताया था कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, वो 2 to 3 टाइम्स होता है। ठीक, तो हम लोगों ने लिखा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखा था कोएफिशिएंट की स्पेलिंग में मेरे को खासी दिक्कत है। पहले हमने लिखा था KT + 10 / KT, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स लिखा था। और हमने इसके लिए लिखा था इन जनरल द रेट ऑफ रिएक्शन, इन जनरल द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट becomes 2 times for every 10 degree rise in टेम्परेचर। ठीक है, तो कितने टाइम्स हो रहा है? हर 10 डिग्री राइज के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर लिख देते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर लिख देते हैं। ठीक है, तो हर 10 डिग्री राइज के लिए कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक, ये आया कहाँ से, इसके बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे आ गया, क्यों आ गया। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट देने वाला बंदा था अरेनियस। कौन था? अरेनियस। और हमें अरेनियस इक्वेशन पढ़नी है। अरेनियस इक्वेशन डायरेक्टली इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं देखना है, डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है? K = A × e⁻ (RT), जहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे, जहाँ पे K हमारा क्या है? K हमारा रेट कांस्टेंट, K हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट। A क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, या फिर हम इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ये जो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। अभी एक एक सब पॉइंट पे बात करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, लिख लो पहले। हर एक जो भी मैं शब्द लिख रहा हूँ उस पर डिस्कशन करेंगे और तसल्ली से करेंगे। R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T हमारा टेम्परेचर है। T हमारा टेम्परेचर है। ठीक, अब रेट कांस्टेंट हम लोग अभी तक निकालते हुए हैं, रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया। ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है? अब ये इसमें एक दो बातें छुपी हुई हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी चाहिए हमें मॉलिक्यूल को क्रॉसओवर कराने के लिए बैरियर को, उसे भी अभी बताएंगे। और R और T तुम्हें पहले से पता है। तो ये फॉर्मूला आता कहाँ से? अर्नियस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो मास्टर्स में डेराइव किया जाता है, और वो आता है थर्मोडायनेमिक्स और कोलिजन थ्योरी को आपस में मिला के। ठीक है, जब थर्मोडायनेमिक्स और अपने कोलिजन थ्योरी को मिलाते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, बड़ा सा डेरिवेशन होता है। हम वी आर नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन, लेकिन हम उससे कुछ काम की बात सीख लेते हैं, क्योंकि जेई ने एक बड़ा शानदार क्वेश्चन इस पर पूछा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता ही है। ठीक, तो लिख लेते हैं कि दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है? कोलिजन थ्योरी से। ये बात जरूरी है।
अब कोलिजन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट क्या होते हैं? मेन पोस्टुलेट ये होता है कोलिजन थ्योरी का कि एक तो बाईमोलिकुलर कोलिजन होंगे जिसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए और प्रॉपर एनर्जी चाहिए। बाईमोलिकुलर कोलिजन होंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए और प्रॉपर एनर्जी चाहिए, तो ही हम उसे कोलाइड करा पाएंगे, तभी ये केमिकल रिएक्शन अकर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस बात को। द मेन पोस्टुलेट of this theory, the main postulate of this theory is that only those collisions और collisions में भी किसकी बात करेंगे? बाईमोलिकुलर collisions की। किसकी बात करेंगे? बाईमोलिकुलर की। ओनली दोज कोलिजन्स कैसे? बाईमोलिकुलर कोलिजन्स रिजल्ट्स इन केमिकल रिएक्शन in which the colliding molecules have two things, उनके पास दो चीज़ें होना जरूरी हैं। क्या क्या होना जरूरी है? नंबर वन इज प्रॉपर एनर्जी। इसी प्रॉपर एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। और नंबर टू इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। भाई देखो, मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। तुम्हें भी जेई में सेलेक्ट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें चाहिए, क्या? एक तो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बिना एनर्जी यूजलेस है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किससे पढ़ना है, कौन तुम्हारी नैया पार करवा पाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी की तुम में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतना तुम्हारा एंथु लेवल होना चाहिए कि तुम लड़ सको, सवालों के साथ लड़ सको, डिस्कशन कर सको और अच्छे से अपने बिना एंथु को खोए हुए लगातार मेहनत कर सको। 2 साल 1 साल जो भी तुम्हारे पास समय बचा उसमें। ठीक, तो दो ही चीज़ चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी गाइडेंस प्रॉपर, और दूसरा प्रॉपर एनर्जी, वो तुम्हारी मेहनत को कह रहे हैं। ठीक, तो पहला लिख लेते हैं प्रॉपर एनर्जी का क्या मतलब है। प्रॉपर एनर्जी का मतलब क्या है? लिख लेते हैं फॉर मॉलिक्यूल्स which are colliding should have या should possess proper energy known as एक्टिवेशन एनर्जी। यार हम थोड़ा ज़्यादा मुँह नीचे करके लिखते क्योंकि राइटिंग साफ बनानी होती, गंदा गंदा ऊपर देख के लिखेंगे, गंदा गंदा लिख जाएगा मेरे से। प्रॉपर एनर्जी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ठीक है। टू कॉज लिख देते, पूरी बात लिख देते, टू कॉज अ केमिकल एनर्जी। ठीक, केमिकल एनर्जी नहीं, केमिकल रिएक्शन यार, सॉरी, केमिकल, सॉरी माय बैड, आई शुड टेक अ पार्डन। ठीक, अब अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो अगर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करें तो हम दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा कि यहां पे हम लिख दें एनर्जी,
और यहाँ पे लिख देते हैं RC मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा कि यहाँ से कहीं से शुरू होगा और यहाँ बन जाएगा आके। तो ये रिएक्टेंट था, ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कहते हैं EA। F लिख रहा है फॉर फॉरवर्ड, EAF मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, ये EAB है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो गैप है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो गैप है, इसे कहते हैं डेल्टा H विच इज लेस देन 0। डेल्टा H इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा H किसके बराबर होता है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू EA फॉरवर्ड इज EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक, तो ये लेस देन 0 आया। एक्टिवेशन एनर्जी कभी 0 नहीं हो सकती। इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से कॉल कहती है, या फिर इसे कहती है ट्रांजिशन स्टेट। कोलिजन थ्योरी से क्या कहती है, एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी होती है, TST जिसे कहते हैं। कि तुम लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, TST का नाम सुना हो तो कमेंट करके बताना कि TST भी बात होती। उसकी बात हम लोगों को करनी नहीं है, तो इसे हम कॉल कहते हैं कोलिजन थ्योरी के हिसाब से, या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, और 0 भी हो सकती है। ठीक, ये जरूरी बात है, नीट के पेपर में इस बार पूछी गई तो मेंस में भी आ ही सकती है। एक्टिवेशन एनर्जी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड कैन बी 0। ठीक, कैन बी 0 तो हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए हम कहते हैं कि डायवराइजेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करें, नंबर 2 अगर बना दें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, छोटा ही सा बना लेते हैं, काम चल जाएगा। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये जो एनर्जी गैप है इसे हम कहेंगे EA बैकवर्ड, और ये क्या हो गई, ये फॉरवर्ड हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप आया इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन विच इज़ इक्वल्स टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, और इसीलिए कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब बात आती है प्रॉपर ओरिएंटेशन की। तो प्रॉपर एनर्जी कितनी कितनी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी 0 भी हो सकती है, किसी को बिल्कुल एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा तैयार है। और खेलने कूदने के लिए जैसे कुछ लोग हिंदू में रहते हैं ना, हमेशा तैयार हो, चलो हाँ चलो। ठीक, और दूसरा है ओरिएंटेशन। नंबर 2 इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। एनर्जी हो गई, अब प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है जब कोलिजन हेड ऑन होगा तो हम उसे प्रॉपर ओरिएंटेशन कहेंगे। लड़ाई होने के लिए उतनी तो जगह चाहिए ही चाहिए कि सामने से आके टकरा जाए दो। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑब्लिक कोलिजन हो कि वो टच करके निकल जाए, स्लाइड से छूता हुआ ऐसा निकल जाए, ऐसा छूता हुआ निकल गया, तो उसे हम भी काउंट करेंगे कोलिजन में। तो टच करना भी एक कोलिजन ही है। तो ये हेड ऑन कोलिजन हो गया।
दूसरा ऑब्लिक कोलिजन हो सकता है कि ये किधर से आ रहा हूँ, ये किधर से आ रहा हूँ, तो ये ऑब्लिक कोलिजन है। ठीक, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन कौन सा है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी इम्पार्ट, मोमेंटम उतना इम्पार्ट होगा ही नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर पाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बातें समझ में आनी चाहिए। अब हमें जो इक्वेशन पता है वो पता है k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कई बार क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ने बैरियर को क्रॉस ओवर कर लिया, या कितने परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, क्या पूछते हैं कितने परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी से हम लोग n अपॉन एन नॉट निकाल देंगे, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये क्या है, दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स just cross over the barrier। ठीक है, अब अर्नियस ने क्या किया, अर्नियस ने मान लिया कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वो सारे इफेक्टिव कोलिजन है, सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो कोलाइड करा वो हमेशा कन्वर्ट हो ही जाएगा, ऐसा अर्नियस ने एज्यूम कर लिया। जब अर्नियस ने ऐसा अज्यूम किया तो उसने कहा कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह रहे थे, वो उसने मान लिया कि 100% है, उसे टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो लिख लेते हैं इसे, Arrhenius assumed that all the collisions, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, are effective। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A टेंस टू 100%। तो जैसे ही A 100% हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि A इवेंचुअली फ्री हो गया टेम्परेचर से, उसे टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होगा। तो A बिकम्स इज इवेंचुअली become independent of temperature। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो आ रहा था वो हमारा ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी की वजह से आ रहा था, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही नहीं था। तो हमें पता है कि के की वैल्यू किसके बराबर है, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो हम इसे K1 को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी वन, और K2 को लिख सकते हैं ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू। ठीक, तो इसे हम लिख लें ln K1 इज इक्वल टू हो जाएगा ln A माइनस ई ए बाई आर टी वन, और ln K2 की वैल्यू हो जाएगी ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। ठीक, तो ln K2 बाई K1 की वैल्यू हो जाएगी ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। ln को log में कन्वर्ट कर दें, सॉरी यहाँ पे ln लेने देते हैं, ln को log में कन्वर्ट कर दें तो log K2 बाई K1 जो होगा वो आ जाएगा 2.303 डिवाइड में जाएगा, सॉरी, ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए, किसी को इसमें कोई दिक्कत
नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ये फॉर्मूला एकदम पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। इससे कई सारे मेंस के सवाल लग जाएंगे आसानी से, ठीक। अब बात करते हैं एबनॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस की। एबनॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, हाई डाल लेते हैं एबनॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस और यहीं पे निपटाते हैं इसे भी। एबनॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस एबनॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है? एबनॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस ये होता है कि हम जानते हैं इन जनरल क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, as we increase the temperature, the value of rate constant decreases. The value of rate constant decreases. तो twice NO plus O2 gives NO2। ये वो रिएक्शन है जिसके लिए ऐसा होता है, और इसका ओवरऑल जो के आता है वो गड़बड़ कर देता है, इसलिए ओवरऑल जो ई आती है वो पॉजिटिव आ जाती है, निगेटिव आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ये वेरी कर सकता है, ठीक। एग्जाम्पल ही याद रखते हैं, इसमें ज़्यादा घुसते नहीं अंदर। मतलब अगर इसका रेट लॉ जानना चाहते हो तो रेट लॉ इसका होता है के इंटू NO का स्क्वायर इंटू O2। देखने में ये कैसी लगती है, एलिमेंट्री लग रही है, लेकिन एलिमेंट्री है नहीं। इसकी मैकेनिज्म ऐसी होती है कि NO गिव्स K1 और K-1 लिख देते हैं इसे, तो ये N2O2 बना देती है। ये फास्ट रिएक्शन है, ठीक। और O2 प्लस N2O2 K2 से मिलके ट्वाइस NO2 बनाते हैं, ये स्लो रिएक्शन है, ठीक। तो इस रिएक्शन में एबनॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑब्जर्व किया गया, ठीक। अब फिर आता है IIT JEE का क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने जितनी बात पढ़ी उसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। अब जब ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया तो IIT JEE ने एक सवाल पूछ दिया, और सवाल पूछने पे लोग फंस गए। हम भी फंस जाएंगे, देखते हैं फंसते हैं भाई, पहले फिर इसका सोल्यूशन भी बताएंगे कैसे आया। जानबूझ के थ्योरी में नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब फंसोगे तभी तो तुम्हें मजा आएगा। तो कह रहा है क्या कि इन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर P, अब स्टेरिक फैक्टर हमने कभी सुना ही नहीं, was experimentally determined to be 4.5. The correct option among the following: the value of experimental determined value of frequency factor is higher than those predicted by Arrhenius equation। अरे फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो 100% ले लिया था, क्या 100% से भी ज़्यादा हो सकता है कुछ? अरे 200% भी तो होता है, 300% भी तो होता है, सब कुछ 100% नहीं हो सकता। अगला पढ़ते हैं स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अर्नेस्ट इक्वेशन इज हायर देन दैट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसी चीज़ पे वेरी नहीं करती, तो यानी कि सी ऑप्शन तो सही है इसका। लेकिन हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में नहीं पता, ठीक। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह रहे हैं, वो इज इक्वल टू होता है स्टेरिक फैक्टर इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक। तो ए को लिख सकते हैं P इंटू Z ऑफ 1 ठीक, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है कि अगर हम इन जनरल लिखें, प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो हम ज़्यादा कुछ छिड़खानी कर नहीं सकते, लेकिन स्टेरिक फैक्टर पे हम कमेंट कर सकते हैं आसानी से कि इन जनरल व्हेन वी कंसीडर
बाईमोलिकुलर कोलिजन्स, बाईमोलिकुलर कोलिजन्स, देन P इज लेस देन और इक्वल टू 1। P हमेशा 1 से छोटा ही होता है या 1 के बराबर हो सकता है एट मैक्स, लेकिन for some reactions like formation of KCl, the steric factor was found to be 4.5। अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो ऑब्वियसली अर्नियस ने जितना डिटरमाइन किया उससे ज़्यादा रिएक्शन तेज चलेगी। क्योंकि जब K सॉलिड से हमने हाफ Cl2 की रिएक्शन कराई तो KCl बना, जो K प्लस है वो 6 Cl माइनस से सराउंडेड है। ये FCC लैटिस होता है, आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो FCC लैटिस होता तो K 6x Cl प्लस से सराउंडेड है और 6 जो Cl माइनस है वो 6K प्लस है। तो जब ये चलता है तो 6 Cl प्लस को डिस्टर्ब करता है तो इफेक्टिव जो डिस्टर्बेंस है वो 4.5 के बराबर क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली इस मैकेनिज्म को कहते हैं हार्पून मैकेनिज्म। नाम सुना हो तो बताना, कमेंट जरूर करना। और ये बताना ऐसा तो नहीं लग रहा हम कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ और बचा है छूट रहा हो तो बता देना मेरे को। तो ये इस तरह से क्या होगा कि ये अपने से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से एक साथ टकरा सकता है, क्योंकि जब आयनिक इंटरेक्शन है तो वो बहुत दूर दूर से हो सकते हैं, उन्हें बहुत पास आने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा तेज़ी से रेडियो एक्टिविटी की, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी पढ़ोगे, तो मैं थोड़ा तेज़ी से तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ उसे, जिससे कि टाइम भी ज़्यादा जाया ना हो और जो पेपर में सवाल आते हैं वो हम। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी मैडम क्यूरी और पियरे, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर की थी। अब रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से अल्फा बीटा और गामा रेज के निकलने को हम क्या कहते हैं? हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनसे लगातार अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती रहती हैं, उन्हें हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे अगर हम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लें और इलेक्ट्रोड्स ले लें, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दें, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निकाल लें, तो हमें जो रेज नेगेटिव की तरफ मुड़ गई वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी, जो पॉजिटिव की तरफ निकली वो नेगेटिवली चार्ज होंगी, और कुछ लोग बिना डेविएट हुए सीधे चले गए तो वो कैसी हैं? न्यूट्रल हैं। जो निगेटिव की तरफ डेविएट हुई उन्हें हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, जिनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा था। ठीक, जो बीटा पार्टिकल है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे? सॉरी, बीटा पार्टिकल कैसे निगेटिवली चार्ज है खुद, तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए। ठीक, और गामा रेज बिल्कुल रेडिएशंस है, तो उनसे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, तो वो सीधे सीधे ट्रांसमिट करके कोई दिक्कत नहीं है। अब एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो अगर हम प्रॉपर्टी और अल्फा बीटा गामा रेज को कंपेयर करें तो नेचर देखें। नेचर में अल्फा रेज कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियस है। बीटा कैसी है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, और ये न्यूट्रल रेडिएशंस है। वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से थोड़ी कम। ठीक, बीटा पार्टिकल्स की स्पीड, क्योंकि बीटा हल्का है अल्फा से तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो अल्फा से ज़्यादा लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से कम, और रेडिएशंस की तो हमेशा लाइट के बराबरी होती है। पेनिट्रेटिंग पावर स्मॉल है क्योंकि साइज बड़ा है, इसमें ग्रेटर है क्योंकि साइज छोटा है, और इनकी 10⁻10 टाइम्स है देन अल्फा पार्टिकल, यानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेडिएशन से रेडिएशन कहीं से भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। आयनाइजिंग पावर, क्योंकि बड़ा साइज है तो आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, बीटा की कम होगी और गामा की तो लीस्ट होगी। इफेक्ट ऑन ZNS स्क्रीन, यानी कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को क्या करेंगे? ये ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करेंगे किस पे? अल्फा पार्टिकल्स ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करेंगे किस पे? ZNS की स्क्रीन पे, बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी।
बीटा पार्टिकल कम इफेक्ट डालेंगे क्योंकि उनकी कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी कम है, और गामा पार्टिकल्स का लगभग ना के बराबर कोई असर होता है ZNS की स्क्रीन पे। ठीक, ZNS की स्क्रीन पहले CROs में यूज होती थी एनालॉग सिग्नल्स के लिए। अगर तुमने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी तो उसमें यूज करा है ना कि एनालॉग सिग्नल्स यूज कर रहे हैं और डिजिटल सिग्नल्स नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि AI अब सीख रहा है हमसे। तो एनालॉग टीवीज जो होती थी CRO का उसमें जिक्र आया था तुम्हें कि तुमने कभी देखी होगी, बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे पहले, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। अब कुछ एटॉमिक टर्म्स हैं। आइसोटोप्स हम जानते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार्स जिनका एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंस। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोस्टर्स मीन्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिसिटी भी सेम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ उनमें क्या हो, उनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो, एटॉमिसिटी भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, तो उन्हें आइसोस्टर्स कहते हैं। ये लिखा हुआ। ठीक, ये बात भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने की है, तो वहाँ पे ये बात रिपीट ये फिर से बता रहा हूँ मैं। और आइसोडाइफर्स क्या होता है, जिनमें n-p मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, उन्हें हम आइसोडाइफर्स कहेंगे। ये बात हो चुकी थी। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है ब्रेकिंग ऑफ radioactive substance into alpha beta and gamma particles is called radioactive disintegration। अब radioactive disintegration होगा तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, बीटा निकलेंगे और गामा निकलेंगे, और उनके साथ साथ कोई करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो उन्हें हम कैसे देखेंगे कि when an alpha particle is emitted from the nucleus of an atom, the parent element, उसे हम क्या कहते हैं, parent, the daughter nuclei मतलब जो बना है, पेरेंट मतलब जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई था जो डिसइंटीग्रेट होना था, फिर जो टूट के बन गया उसे हम क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे। द डॉटर न्यूक्लियाई, द न्यू न्यूक्लियाई possess atomic mass 4 less than that of present nuclei and atomic number 2 less than that of the parent nuclei। यानी कि अगर हम ZXA ले लें और इससे एक अल्फा पार्टिकल निकाल दें तो Z में कितने कमी आएगी, 2 की, और A में कमी आएगी 4 की, और इन दोनों का सम हमेशा देखना वो बराबर ही होगा। मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स का सम हमेशा फिक्स आएगा। अगर नहीं फिक्स आ रहा तो गलत हो गया। जैसे अगर हम 88 रेडियम ले लें 226 और उससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 86 रेडॉन बन जाएगा और अल्फा पार्टिकल निकलेगा। या यूरेनियम 238 ले ले तो उससे थोरियम 234 बन जाएगा। बीटा पार्टिकल्स क्या होगा, बीटा पार्टिकल से जब बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। जब बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं न्यूक्लियस से तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता है। ठीक, एटॉमिक नंबर 1 से निकला और एक बीटा पार्टिकल निकला और एक निकला एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या करते हैं, ये स्पिन को बैलेंस करने के लिए एंटी पार्टिकल्स निकलते हैं जो स्पिन बैलेंस करते हैं। अब बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहना कितना आसान काम है, लेकिन ये कभी सोचा क्या, ये अच्छा दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगा के बताओ हमें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकले कैसे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकले कैसे, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, तो तुमने निकाले कैसे, घर से लाए थे अपने, नहीं ना, गलत है ना ये। तो बीटा पार्टिकल्स आर नॉट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स। अरे ये तो और बुरी बात है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो कैसे, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूट्रॉन है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो डिके ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अजीब बात है थोड़ी सी। तो अगर हम 82 Pb214 लेंगे तो क्या होगा, 83 बिस्मथ बन जाएगा, फिर एक निकालेंगे तो 84 पोलोनियम बन जाएगा। तो एक एक निकलेंगे और एंटी पार्टिकल निकलेंगे। और पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होगा, पॉजिट्रॉन एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का अपोजिट भैया, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकला। पॉजिट्रॉन का शब्द कहाँ से आया, पॉजिटिव, और ट्रॉन आया इलेक्ट्रॉन से, तो पॉजिट्रॉन हो गया ये। तो इसमें क्या होगा कि एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो ब्रेक कर जाएगा न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, और एक निकलेगा न्यूट्रिनो। उसमें निकल रहा था एंटी न्यूट्रिनो, इसमें निकल रहा है न्यूट्रिनो। अब बात आती है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से निकलेगा तो पेरेंट न्यूक्लियस से जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी है, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी है उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होगा, यानी कि वो अपने ग्रुप से 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और एटॉमिक मास 4 से कम होगा। और जब बीटा निकलेगा तो एक ग्रुप राइट आ जाएगा। तो जैसे अगर हम बताएं कि 88 रेडियम 26 था, एक अल्फा निकला तो 86 रेडॉन बन गया, ये 2 से 0 आ गया। ठीक, फिर एक बीटा निकला तो 0 से कैसा आ गया, फर्स्ट आ गया। यानी कि अल्फा पार्टिकल निकलने से 2 ग्रुप लेफ्ट शिफ्ट होगा
और बीटा निकालने से एक ग्रुप राइट शिफ्ट होगा। अब ये मत करना कि अगर 17 में था और 2 ग्रुप बढ़े तो 19 ग्रुप लिख दो, 19 नहीं है, फिर ऐसे लिखना 18, फिर 18 के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 ग्रुप या 1, ठीक है ना, ये लिखना, 19 मत लिख देना यार बेवकूफ़ी में। अब हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल कैसे निकालने, हमें मान लो ये इक्वेशन दी और इससे हमें निकालना है कितने अल्फा और कितने बीटा निकले। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स निकाल लो, सबसे पहले क्या करो, अल्फा पार्टिकल्स फाइंड आउट कर लो। अब अल्फा पार्टिकल्स फाइंड आउट करें तो अल्फा पार्टिकल फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका क्या है, एटॉमिक मास को माइनस करो, डिवाइड बाई 4 करो। एटॉमिक नंबर से कभी भी अल्फा पार्टिकल नहीं निकालता है, अल्फा पार्टिकल कभी भी एटॉमिक नंबर से नहीं निकालते, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर से कभी भी अल्फा पार्टिकल नहीं निकालते, वो एटॉमिक मास से निकालता है, ठीक। तो मास नंबर कैसे करेंगे, 238 में से 206 माइनस किया तो हमें 8 अल्फा पार्टिकल आ गए। अगर 8 अल्फा पार्टिकल आए तो मास नंबर कितना, मास नंबर तो 32 कम हुआ, एटॉमिक नंबर कितना कम होएगा, 16 कम होने का मतलब है 92 से कहाँ पहुँच जाना चाहिए, 76, लेकिन है कहाँ पे 82, यानी कि 6 बीटा भी निकले होंगे। तो चेंज इन एटॉमिक नंबर because of alpha emission is 16 unit, the atomic number of the daughter nuclei of the alpha after alpha emission कितने होनी चाहिए, 76, ये 76 लिखा हुआ है, 76 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने हो गए, 82 माइनस 76, यानी कि 6 बीटा निकल गए। अब इन अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियस अगर हम इलेक्ट्रॉन इन्हें कहीं से भी दे दें, अगर हम इन्हें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी दे दें तो क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन इन्हें कहीं से भी दे देंगे तो ये हीलियम गैस बन जाएंगे और उस गैस का एचटीपी पे वॉल्यूम निकाल के भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जेई ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। पीवाईक्यू सीरीज भी यार आने वाली है, तो होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट कर लो, पीवाईक्यू सीरीज भी ला रहा हूँ जल्दी से, ठीक। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये तो होमवर्क के लिए करके ही बताओगे कि कितने अल्फा और कितने बीटा निकले, ठीक। तो ये होमवर्क के लिए घर से करके रखना बिल्कुल। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या किया, साइंटिस्ट ने हर एक न्यूक्लियस को चेक करके ये डिसाइड किया कि ऑब्जर्वेशन से निकाला कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कैसे कैसे डिपेंड कर रही है। तो उसका पहला तरीका निकाला n/p रेशियो। n/p रेशियो इज न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर लेस देन 20, अगर एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है, मोस्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई हैव n/p रेशियो एज 1:1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड आर्गन, ठीक। दोज न्यूक्लियाई विच हैव ग्रेटर देन 1.5 n/p रेशियो आर अनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल होने के लिए क्या होगा, 1.5 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किसे, न्यूक्लियस को, n/p रेशियो को 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। द लार्जेस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज 82 Pb206 जिसका n/p कितना है, 1.53 है। बिस्मथ भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 बिस्मथ एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। बिस्मथ के आगे सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। अब बाद में क्या हुआ कि ये तो n/p रेशियो की बात हो गई कि 1.5 से जिसका ज़्यादा आ रहा है n/p रेशियो वो कैसा है, वो अनस्टेबल है। फिर उसके बाद डिस्कवर हुए मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर क्या थे कि न्यूक्लियाई विद 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। ये नंबर याद रखना, 2, 8, 20, कई बार इनका सेट पूछ लेते हैं, नीट में पूछते हैं, जेई में तो ऐसा नहीं पूछते, लेकिन नीट में पूछ लेते हैं कभी कभी कि 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर किसी में है, किसी न्यूक्लियस में है, तो वो अनयूजुअली ज़्यादा स्टेबल होता है अपने आस पड़ोसी एटम से, ठीक है। इसीलिए उनके नंबर्स को मैजिक नंबर कहते हैं और उनके आइसोटोप्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। अगला प्रोसेस होता है के कैप्चर। के कैप्चर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज द प्रोसेस इन विच द प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है तो उनका n/p रेशियो 1 से भी कम आ जाएगा, 1 से कम आएगा तब भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम एब्जॉर्ब्स एन इनर इलेक्ट्रॉन यूजुअली फ्रॉम k cell thereby changing its n/p ratio. This is because in this process x-rays are produced, ठीक। इसमें क्या होती है, एक्सरे निकलती हैं। तो क्या हुआ, n/p रेशियो गड़बड़ था तो उसने क्या किया कि k वाले इलेक्ट्रॉन को k शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो फिर k से L से k में इलेक्ट्रॉन आएंगे, m से L में आएंगे, m से n में आएंगे, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन कूदना शुरू करेंगे और जब कूदना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब एमिशन ऑफ एनर्जी होगा और ऐसी एनर्जी से एक्सरे बनती है। तो इसे एक्सरे यहाँ से आते हैं जिससे हम लोग हड्डी का एक्सरे और ये सब करते हैं, ये वही वाली एक्सरे है, ठीक।
अब काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सारी रेडियो एक्टिविटी एक्टिव रिएक्शंस कैसी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। इसे हम dN/dt से लिखते हैं और लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा डिके कांस्टेंट होता है, n नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई होती हैं। तो ठीक है, तो हमने dN/n कर दिया, लैम्डा टी कर दिया, n0 से n किया तो n इक्वल टू n0 × द पावर माइनस लैम्डा टी आ गया। लैम्डा की वैल्यू 2.303/t, लॉग ऑफ n0/n आ गई और हाफ लाइफ आ गई 0.693/लैम्डा। लैम्डा हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लैम्डा इज अ डिके कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस। ये रेट कांस्टेंट की तरह टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, हर न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है लैम्डा। किसी भी एक गिवन मतलब न्यूक्लियाई की फिक्स प्रॉपर्टी है लैम्डा, वो किसी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब एवरेज लाइफ क्या होती है, सिंस द टोटल डिके पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट इज इनफाइनाइट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने का मतलब है कि इनफाइनाइट समय तक चलती ही रहेगी, कुछ कर नहीं सकते इसका हम लोग, ठीक। तो इट इज मीनिंगलेस टू यूज द टर्म टोटल लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो हमने क्या निकाली, एवरेज निकाली। एवरेज कैसे लिखा, डिफाइन किया, टी एवरेज को लिख दिया 1/लैम्डा, तो टी एवरेज आ गया 1.9693/t हाफ, तो टी एवरेज इज इक्वल टू आ गया 1.44 × t हाफ। यूनिट्स क्या होती हैं रेडियो एक्टिविटी की, बैकरल होती है, हेनरी बैकरल के नाम पे पढ़ी है, इसे 1 DPS कहते हैं। DPS का मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल कतई नहीं है, DPS का मतलब है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक। 1 क्यूरी का मतलब 3.7 × 10⁻10 DPS और 1 रदरफोर्ड का मतलब 10⁻6 DPS। कार्बन डेटिंग अब करते हैं। कार्बन डेटिंग क्यों करी जाती है, हमें किसी भी फॉसिल फ्यूल की एज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। और रॉक डेटिंग करते हैं जब हमें किसी रॉक की डेट निकालनी होती है कि राम सेतु का पत्थर कितना पुराना है, ये रॉक डेटिंग से ही पता लगा होगा, ठीक। इट इज डन टू कैलकुलेट द एज ऑफ अ फॉसिल, तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग करके C14 बनाते हैं, और C14 जब डिसइंटीग्रेट होगा तो एक बीटा पार्टिकल देगा और नाइट्रोजन बना देगा। अ सैंपल ऑफ डेड टिश्यूज इज बर्न्ड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 इज एनालाइज्ड फॉर द रेशियो ऑफ C12 to C14। तो एज कैसे निकालेंगे, टी टाइम एज है 2.303/लैम्डा, लॉग ऑफ n0/n, n इज द रेशियो ऑफ C14/C12 इन द लिविंग प्लांट। लिविंग प्लांट में कितना है, और n रेशियो ऑफ C14/C12 इन द फॉसिल, अभी कितना और पहले कितना था उसका रेशियो ले लेंगे, तो हाफ लाइफ इसकी 0.693 आ जाएगी और ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला बन जाएगा। रॉक डेटिंग में क्या करते हैं, इन रॉक डेटिंग वी assumed that the no lead was originally present and the whole lead comes from the uranium। हम ये क्या कर रहे हैं, यूरेनियम ढूंढ रहे हैं और यूरेनियम से मानेंगे यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होते 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 होते, होते कहाँ तक गया, लेड तक आ गया, और अभी ये मानेंगे कि इनिशियली कोई लेड प्रेजेंट नहीं था, ठीक। तो हमने क्या किया, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमने मान लिया n0, तो वो U + PB के बराबर होंगे जितना यूरेनियम होगा और लेड होगा। अल्फा और बीटा पार्टिकल कोई वेट नहीं है इसके आगे, ठीक। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स U के बराबर आ गए, तो n/n0 किसके बराबर आ गया, 1/PB + U। इसे फॉर्मूले को लगा देंगे और सीधे हम यहाँ से एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी का भी एक ओवरव्यू ले लिया। ओवरव्यू क्या, तुम सवाल लगाओ सीधा, रेडियो एक्टिविटी के भी सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। PYQs जल्दी आने वाले हैं, तुम्हें शेयर करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करना, और एक लोगों को कम से कम 10 बच्चों को अपने क्लास के, अपने ग्रुप के, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को बताना है, जिससे कि ये आउटरीच बढ़े और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाने का, है ना। क्योंकि व्यूज़ तो कम आ रहे, सोचो मैं अगर बंद कर दूंगा पढ़ाना तो फिर क्या ही होगा, मैं करूँगा नहीं ऐसा, ठीक है, डरो मत, पूरा ही पढ़ाऊँगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता ना। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे होंगे। काइनेटिक्स पूरी ख़त्म हो गई है, एक आध क्लास ज़्यादा लग रही है इसलिए ऑर्गेनिक थोड़ी डिले शुरू होगी। सॉलिड स्टेट में भी लगभग 3 से 4 क्लास लगेगी, तो वो भी ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना। इस बार एडवांस में क्वेश्चन भी आया था उसका, ठीक। चलो हम लोग मिलते हैं तब तक। और GOC जब शुरू होगी तो 11th और 12th में पैरेलल केमिकल बॉन्डिंग और GOC साथ साथ चलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, ठीक, ओके, बाय बाय, टेक केयर।